नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख इज अ कास्ट सेंसस डिजायरेबल और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख एक्सप्लेन्ड द कास्ट सेंसस डिबेट एंड द गवर्नमेंट स्टैंड ओवर द ईयर्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। जाति आधारित जनगणना पर बहस। इन दिनों जातिगत जनगणना का मुद्दा अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चलते राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण बिठाने और वोटों के जोड़ तोड़ में लग गई हैं। इसी बीच जाति आधारित जनगणना की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है। हालांकि इस पूरी बहस में बीते संसद सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जाति आधारित जनगणना पर लोकसभा में दिए गए बयान के बाद से काफी जोर पकड़ा है। मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत सरकार ने नीतिगत फैसला किया है कि जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातिवार आबादी की गणना नहीं कराएगी। इस बयान के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहां विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेता जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर मुखर हुए हैं। खास तौर से बिहार में तकरीबन सभी राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक मत हैं और इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठा रही हैं। इन लोगों का तर्क ये है कि जाति जनगणना से असल मायने में जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मदद मिलेगी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बहस ने जोर पकड़ा है। फरवरी 2019 और 2020 में बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पास होने के बाद 2 बार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन दोनों ही बार इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब हालिया बयान के बाद नए सिरे से राजनीतिक बहस छिड़ गई है। वैसे हमारे देश में जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से होती रही है। ऐसी मांग आमतौर पर ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों के नेता करते हैं, जबकि उच्च जातियों के नेता इस विचार का लगातार विरोध करते रहे हैं। यानी इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां साफ तौर से बटी हुई नजर आती हैं। इसी का नतीजा है कि सालों साल से यह मुद्दा केवल बहस और मुबाहिस का हिस्सा बना हुआ है। इन्हीं चर्चाओं के बीच आइए बात करते हैं जाति आधारित जनगणना और उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं की। साथ ही पड़ताल करते हैं इससे जुड़ी चुनौतियों और इसके असर की। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में जाति आधारित जनगणना की क्या पृष्ठभूमि रही है। देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, लेकिन उस समय फोकस जाति पर नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और मातृभाषा के सवाल पर किया गया था। देश में पहली बार 1931 में कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जाति के आधार पर जनगणना की गई थी। उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं हुए थे। तब देश की आबादी तकरीबन 30 करोड़ थी। अब तक उसी आधार पर यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। हालांकि भारत में आज़ादी से पहले 1941 में जातियों की गिनती हुई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़ों को संकलित नहीं किया जा सका था। आज़ादी के बाद सरकार ने जाति आधारित जनगणना नहीं कराने का फैसला किया। बताया जाता है कि 1951 में तत्कालीन सरकार के पास भी जातीय जनगणना कराने का दबाव बनाने के लिए प्रस्ताव आया था। दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद भारत में 1951 से 2011 तक ही हर जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन किसी अन्य जाति पर आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। हालांकि 2011 की जनगणना में जाति आधारित आंकड़े जुटाए गए, लेकिन इस रिपोर्ट में कमियां बताकर इन आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। 2011 की जनगणना को सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना नाम दिया गया। इसका मकसद था ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित समस्याओं को उनके जनसंख्यात्मक आंकड़ों के आईने में समझा जाए। आज़ादी के बाद हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना इसलिए कराई जाती है क्योंकि संविधान के तहत संसद और विधानसभाओं में उन्हें आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया गया है।
और जातीय जनगणना के आधार पर तैयार की गई संख्या को देखते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति की सीट को घटाया या बढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल है कि जाति आधारित जनगणना की मांग क्यों की जाती है। महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में राजनीतिक दलों की मांग है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पहले ही प्रस्ताव पारित हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भी केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। इस तरह केंद्र पर जातिगत जनगणना कराने को लेकर दबाव बनाने की कवायद चल रही है। जातिगत जनगणना की मांग के पीछे एक बड़ी वजह सियासत को माना जाता है। ऐसा दरअसल इसलिए क्योंकि जातिगत जनगणना के आधार पर ही राजनीतिक पार्टियों को अपना समीकरण और चुनावी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। सभी पार्टियों की दिलचस्पी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की सटीक आबादी जानने को लेकर है। अभी तक सियासी पार्टियां लोकसभा और विधानसभा सीटों पर केवल अनुमानों के आधार पर ही रणनीति बनाती रही हैं। अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े मिलते हैं तो इससे राजनीतिक पार्टियों को ओबीसी वोटों को साधने में मदद मिलेगी। आमतौर पर माना जाता है कि ओबीसी मतदाताओं का चुनावों पर काफी प्रभाव रहता है। कई राज्यों के चुनाव में तो ओबीसी निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसलिए सभी पार्टियां ओबीसी को साधना चाहती हैं और इसी के लिए कई राज्यों में मंत्रिमंडल में बड़े ओबीसी चेहरे शामिल किए जाते रहे हैं। जातिगत जनगणना के जरिए ही पता लग सकेगा कि किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। जाहिर है, जब किसी इलाके में एक खास जाति के होने का पता चलेगा तभी राजनीतिक पार्टियां उसी हिसाब से मुद्दों और उम्मीदवारों के चयन से लेकर अपनी तमाम रणनीतियां बना सकेंगी। जाति आधारित जनगणना नहीं होने से सटीक तौर पर यह पता नहीं चल सकता है कि ओबीसी और ओबीसी के भीतर विभिन्न समूहों की कितनी आबादी है। 1931 में जाति आधारित जनगणना के आधार पर ही अब तक यह माना जाता रहा है कि देश में 52% ही ओबीसी आबादी है। मंडल आयोग ने भी यही अनुमान लगाया था कि ओबीसी आबादी 52% है। बहरहाल ओबीसी की आबादी को लेकर चुनाव के समय राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अपना अनुमान लगाते हैं। माना जा रहा है कि ओबीसी की संख्या में काफी इजाफा हुआ होगा। ऐसे में अगर सरकार जाति आधारित जनगणना कराती है तो नौकरी से लेकर शिक्षा तक में और राजनीति और तमाम जगहों पर प्रतिनिधित्व का हिस्सा मांगने के लिए नए सिरे से मांग उठ सकती है, जो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ऐसी स्थिति को संभालना सरकार के लिए लोहे के चने चबाना जैसा होगा। माना जाता रहा है कि जाति आधारित जनगणना के बाद संवैधानिक बदलाव की भी मांग उठ सकती है। साथ ही राजनीतिक परिदृश्य में भी बहुत बड़े बदलाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अब समझते हैं कि जाति आधारित जनगणना कराए जाने के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। जातिगत जनगणना की पैरवी करने वाले लोगों का कहना है कि जाति आधारित जनगणना कराए जाने में भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इससे किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक जानकारी मिल जाएगी। जातिगत जनगणना से यह पता चलेगा कि कौन सी जाति अभी भी पिछड़ेपन की शिकार है, ताकि उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें आरक्षण का लाभ देकर उनकी स्थिति को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा किस जाति में कितने लोग आज भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, इसका भी पता चल सकेगा। इस मामले में अक्सर एक तर्क यह भी दिया जाता है कि आखिर जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना हो सकती है तो शेष वर्गों की क्यों नहीं? फिर जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना से सामाजिक समरसता प्रभावित नहीं होती तो फिर इस नतीजे पर कैसे पहुंचा जा सकता है कि अन्य जातीय समुदायों की जनगणना से ऐसा हो जाएगा? फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है जिसकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सरकारें भी नहीं। फिर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का निर्धारण उस आंकड़े के आधार पर क्यों किया जाए जो अंग्रेजों के जमाने में की गई जाति आधारित जनगणना से हासिल हुआ था? जातियों के दशकों पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की नीति तय करना सही नहीं है। क्या यह जरूरी नहीं कि आरक्षण का निर्धारण ताजा आंकड़ों के आधार पर किया जाए? ऐसा करने से आरक्षण की नीति को और ज्यादा तार्किक बनाने में मदद मिलेगी। जातिगत जनगणना नहीं कराने का नतीजा ये है कि भारत में जाति संबंधी नीतियां, कार्यक्रम, संबंधित विभाग बिना आंकड़ों के काम करते हैं। मसलन देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग डेवलपमेंट फंड जैसी संस्थाएं हैं। इसी तरह राज्यों में पिछड़ी जातियों के विभाग भी मौजूद हैं, लेकिन
उन्हें बिना आंकड़ों के काम करना पड़ता है। अभी फिलहाल स्थिति यही है कि कौन सी जाति पिछड़ी है, इसका अनुमान या तो 1931 के आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है या फिर अनुमान के आधार पर। इसलिए जातियां अक्सर राजनीतिक दबाव डालती हैं कि उन्हें भी ओबीसी में शामिल किया जाए। ओबीसी में शामिल होने के लिए जातियों के हिंसक आंदोलनों की सबसे बड़ी वजह आंकड़ों का अभाव है। जातियों के आंकड़े जाने बगैर किसी जाति को ओबीसी की लिस्ट से बाहर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आज तक किसी भी जाति को ओबीसी वर्ग से बाहर नहीं किया गया है। हालांकि यह तो तय ही है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आकलन में फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि वे हर जनगणना में गिने जाते हैं। इसलिए जनगणना में प्रतिशत में बढ़ते घटते की गुंजाइश ओबीसी और अपर कास्ट के लिए ही है। और फिर यह भी तर्क है कि 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई, बावजूद इसके भी जाति के नाम पर राजनीति अब भी हो रही है। तो फिर जाति के आधार पर जनगणना होने से क्या बदल जाएगा? सच्चर समिति की रिपोर्ट में भी एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किए जाने की सिफारिश की गई थी। वर्ष 2017 में ओबीसी के लिए उपवर्गीकरण की जांच के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी समिति का गठन किया गया था, जिसने बताया था कि देश में एक जाति के अंतर्गत कई उपजातियां हैं। केंद्र सरकार की सूची में ही 2633 जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है। आयोग ने सुझाव दिया था कि इन्हें 4 वर्गों में बांटकर क्रमशः 2, 6, 9 और 10% आरक्षण दे दिया जाए। इस तरह ओबीसी के लिए तयशुदा 27% का आरक्षण उपजातियों के 4 वर्गों में बंट जाएगा। हालांकि डेटा के अभाव में किसी उपयुक्त उपवर्गीकरण का होना या कोई नेशनल डेटा बैंक बनाना भी संभव नहीं है। ऐसे में सवाल है कि जाति आधारित जनगणना का विरोध क्यों किया जा रहा है। जाति आधारित जनगणना के विरोध की बात करें तो इसका सीधा हिसाब दिखता है कि उच्च जातियां जहां इसका घोर विरोध करती हैं, वहीं अन्य पिछड़ी जातियां इसकी हिमायत करते दिखती हैं। जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जाति आधारित जनगणना से देश को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जातियों के आंकड़े जारी करने से हमारे देश के सामाजिक ताने बाने पर बुरा असर पड़ेगा और इससे सामाजिक समरसता को धक्का पहुंचेगा। यह भी कहा जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना कराए जाने से देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे भारत को एक जाति विहीन समाज के रूप में देखने की हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना को भी नुकसान पहुंचेगा। इस बात पर भी चिंता जताई जा रही है कि जातिगत जनगणना किसी भी जाति की पहचान को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। इससे कुछ कास्ट अन्य पर काफी डोमिनेंट हो सकती हैं। एक चिंता ये भी है कि राजनीतिक दल जातिगत जनगणना का राजनीतिकरण कर सकते हैं। विरोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि इससे गुड गवर्नेंस का सपना पीछे रह जाएगा और एक बार फिर से देश की राजनीति आरक्षण के मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। एक तर्क ये भी है कि सरकारें एक और जहां जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसे में जातिगत आधार पर जब यह पता चलेगा कि उनके समाज की संख्या घट रही है, तो संभावना है कि वह जाति परिवार नियोजन को अपनाना छोड़ सकती है, जिससे देश की जनसंख्या में और भी ज्यादा तेजी से इजाफा हो सकता है। वहीं जातिगत जनगणना पर सरकार का कहना है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है, क्योंकि जनगणना का कार्य करने वाले अमूमन सरकारी टीचर्स होते हैं जो ऐसे स्पेसिफिक कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह आखिर क्या हो। हमारे देश में जाति एक सच्चाई है। विवाह, नातेदारी, रोजगार, सामाजिक संबंध से लेकर राजनीति तक सभी पहलुओं में जाति ही आधार बनी हुई है। फिर भी जब हमारे देश में आरक्षण की सारी व्यवस्था जाति पर आधारित है, तो जातियों के डेटा जुटाने में क्यों परहेज होना चाहिए। कई बार कोर्ट्स ने भी आरक्षण को लेकर डेटा पर्याप्त नहीं होने की बात कही है। ऐसे में जाति जनगणना से मुंह फेरा नहीं जा सकता। भारत को आंकड़ों के जरिए जाति के सवाल से निपटने के लिए उसी तरह से साहसिक और निर्णयात्मक होने की जरूरत है जिस तरह अमेरिका नस्ल, वर्ग, भाषा, अंतर नस्लीय विवाह आदि के आंकड़े इकट्ठा कर नस्ल भेद की समस्या से निपटता है। ये आंकड़े अमेरिका के स्टेट और वहाँ की सोसाइटी के सामने एक आईना पेश करते हैं, जिसमें वे खुद को देख सकते हैं और सुधार के लिए जरूरी फैसले ले सकते हैं। तार्किक रूप से देखा जाए तो जाति जनगणना आज की जरूरत है। जातीय जनगणना वास्तव में बड़ी तादाद में उन मुद्दों को सामने लाएगी जिन पर किसी भी लोकतांत्रिक देश को ध्यान देने की दरकार है। मसलन हाशिए पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, संपत्ति कितनी है, फॉर्मल सेक्टर में रोजगार, शिक्षा,
स्वास्थ्य आदि के मामले में इनकी क्या स्थिति है, यह इंफॉर्मेशन बेहतर नीति निर्माण के लिए जरूरी है। किसी भी देश में जनगणना कराए जाने का मकसद डेटा कलेक्शन होता है। अगर डेटा सटीक होगा तो योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है और यह सामाजिक बदलाव का बेहतरीन माध्यम बन सकता है। ऐसी ही मंशा के साथ सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से जातीय जनगणना कराया जाना हमारे देश के लिए भी एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। हालांकि इस मामले में सभी हितधारकों से बातचीत कर अधिकतम सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जातियों के सटीक आंकड़ों के साथ अधिकांश पिछड़ी जातियों की पहचान की जा सकती है जिन्हें वाकई आरक्षण की जरूरत है। फिलहाल हालात ये हैं कि देश में कुछ लोग सालों से आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला। ऐसे में जातिगत जनगणना के आंकड़े आरक्षण के तार्किकीकरण का आधार भी बन सकते हैं। ऐसी जनगणना कराने को लेकर सरकार को सहमति बनाने और जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। जनगणना के दौरान आने वाली बुनियादी दिक्कतों से बचने के लिए केंद्र सरकार को कोई मजबूत तंत्र बनाना चाहिए। इसी तरह जनगणना करने वालों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि हम एक भेदभाव मुक्त देश बनने की ओर कदम उठा सकें। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। देश में विभिन्न जातियों से संबंधित विश्वसनीय और व्यापक आंकड़े मौजूद नहीं होने से नीति निर्माण और आरक्षण दोनों ही मोर्चों पर अस्पष्टता और अतार्किकता की स्थिति दिखाई देती है। इस कथन के आलोक में जातिगत जनगणना का मूल्यांकन कीजिए।